गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत अजीब सा माहौल अभी चल ही रहा है और अब देखिए अब और ज़्यादा सुरक्षित रहने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें अब खोल दी जा रही हैं धीरे धीरे। तो अब अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। अब जो बच जाएगा वो ठीक है। इस टाइम अब ये वाली सिचुएशन आ गई है कि जो अपने आप को सुरक्षित रख पाया वो बच पाएगा, और जो नहीं रख पाया उसकी तो कोई बात ही नहीं है। बाकी तो प्रकृति से आगे तो कोई चीज़ है ही नहीं। जिसको मरना होगा वो मरेगा ही, एक तो हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको अपने तरीके से अपने आप को सेफ़ रखना है। वो कैसे रखना है कि हमें 4 काम करने हैं। एक तो ये करना है कि आज से हमें किसी से हैंडशेक नहीं करना है। आप किसी से हैंडशेक नहीं करेंगे। दूसरा, आप हर 2 घंटे में अपने हाथों को बहुत ढंग से धोएंगे, ठीक। और तीसरा, आप 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल के दिन में 2 बार पिएं, ठीक। और चौथा ये कि जहाँ पे थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हो रही है तो आप वहाँ उस जगह को अवॉइड करिए। जितना हो सकता है उतना अवॉइड करिए। अगर बहुत ज़रूरी काम है कुछ कि आपको जाए बिना बात बनेगी नहीं तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तब भी अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सेफ्टी से जाइए, मास्क पहन के जाइए, ग्लव्स हैं तो ग्लव्स पहन के जाइए, चीज़ों को ज़्यादा छूइए मत, है ना। तो अब अपने आप को सुरक्षित रखना है हमें। अब गवर्नमेंट ने सारा कुछ अपने धीरे धीरे करके वो खोल ही रही है। 8 तारीख में ऑलमोस्ट चीज़ें खुल जाएंगी, है ना। तो इसलिए अब आपको अपने तरीके से सेफ़ रहना है, ठीक है। चलिए हम ये चैप्टर नंबर इसका 9 पढ़ेंगे, शीतोष्ण। यहाँ पे बात हो रही है जी शीतोष्ण घास के स्थलों की। शीतोष्ण तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ शीत कुछ उष्ण। 30 से 66 वाला एरिया है ना, ये 23.5 से मान लीजिए, चलिए ठीक है। ये वाला एरिया जो है नॉर्थ में भी और साउथ में भी, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये वाली जो एरिया होता है वो होता है शीत उष्ण। शीत प्लस उष्ण, ऊपर से ठंडा और नीचे से गर्म वाला है, ठीक। और यही मिली जुली जलवायु जो होती है वही हमारी कहलाती है शीतोष्ण। घास के स्थल पढ़ने हैं आपको। देखिए साहब, जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति हो तो वो वन कहे जाएंगे, और जिस स्थान पर घास की अधिकता हो, दूर तक आपको घास ही घास दिखे, पेड़ भी दिखें लेकिन ज़्यादा घास दिखे, तो उसी को घास स्थल कह देते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह के लगभग 1/4 हिस्से पे, मान लीजिए ये पृथ्वी है, अगर आपने इसके 4 हिस्से करे तो लगभग इतने पार्ट पे क्या है, घास ही घास है, घास स्थल पाए जाते हैं। यहाँ इसने लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ है ये ऐसा। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ। और एक बात और बता दूँ मैं आपको, मैं ये किताब खोल के आपको पढ़ाती हूँ, पता है क्यों? इसके पीछे रीज़न है। अब समझिए हर चीज़ को। यहाँ जो कराया जा रहा है इस चैनल पे, या जिस भी तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ टेलीग्राम पे, या जो भी पहुँचने का मेरा जो तरीका है आप तक, उसका एक ही मकसद है सिर्फ, वो ये है कि आपको पढ़ना सिखा देना कि पढ़ते कैसे हैं, दरअसल पढ़ना कैसे होता है। अदरवाइज़ तो इस किताब को पढ़ाने में मुझे मुश्किल से 2 घंटे लगते। ये पूरी किताब मैं ख़त्म कर देती 2 घंटे में। और ऐसा भी नहीं होता कि कुछ चीज़ें छूट जाती, सारी चीज़ें मैं आपको बता देती। विद इन 2 आवर ये पूरी किताब ख़त्म हो जाती, ठीक है। आपको मैं एक और अच्छी बात बताऊं, जब मैंने इस किताब को खुद से मैं पढ़ती हूँ तो मैं इसको 45 मिनट से ज़्यादा में नहीं पढ़ती। 45 मिनट में इसको ख़त्म कर के छुट्टी कर देती हूँ। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि सिर्फ वो जो काम की चीज़ें हैं सिर्फ वो पढ़ के बात ख़त्म कर देना है। लेकिन आपको मुझे ये किताब दिखा के पढ़ानी पड़ती है और आपको हर बात बतानी पड़ती है। रीज़न ये है क्योंकि आप लोगों को पढ़ना आता ही नहीं है अभी तक। तो धीरे धीरे करके हम अपनी आदत डेवलप कर रहे हैं। तो आप किताब का मैंने PDF भी भेजा है आपको, PDF को डाउनलोड करके और उसे कायदे से पढ़िए आप। अगर नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको ये फिर से PDF भेज दूँगी कल, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। कल क्या, आज ही भेज दूँगी PDF तो मैं आपको इसकी, ठीक है। समझ गए आप बात को? तो आप इसको वैसे मत लीजिए, अदरवाइज़ इसमें कहानी भी है, जो भी दे रखा है बुक में, आप उसको बहुत शिद्दत से पढ़िए। किताब बहुत अच्छी है, किताब में कोई इशू नहीं है, और आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ के इसको, क्योंकि चीज़ें आसान भाषा में दी हुई है। क्योंकि बच्चों को पढ़ानी है भाई, 7th क्लास के बच्चे में और 9th क्लास के बच्चे में तो बहुत फ़र्क हो जाता है, 10th क्लास के बच्चे में बहुत फ़र्क हो जाता है। अच्छा, रिजल्ट से रिलेटेड एक चीज़ और बता देती हूँ। 10th की बात आई है तो शायद 10 तारीख में, शायद पक्का नहीं है अभी, पर 10 तारीख में ऐसा सुनने में आ रहा है कि रिज़ल्ट शायद आ सकता है। क्योंकि पूरे जो UP है, पूरे जो हमारा स्टेट है,
कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं, वो काम ख़त्म हो चुका है सारा, और रिज़ल्ट आउट होने का ऐसा सुनाई आ रहा है कि हो जाए, तो मतलब उसी 10 तारीख के हेर फेर में रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। मतलब ऐसा अभी तक के जो क्यास लगाए जा रहे हैं वो ये हैं, और जो आयोग की तरफ से भी कुछ इस तरह की चीज़ें कही गई हैं, बोर्ड की तरफ से भी, आयोग नहीं बोर्ड की तरफ से। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ की जलवायु विश्व के घास स्थलों को 2 भागों में बांटा गया था, एक शीतोष्ण और एक उष्ण कटिबंधीय, है ना। उष्ण वाले कौन से थे, ये वाले 0 डिग्री ये, और ये वाला जो एरिया था 23.5 वाला कह लो या 30 तक कह लो इसको आप, है ना। ये वाला जो एरिया था, ये घास के स्थल जो थे, ये इन्हें उष्ण कटिबंधीय कहा गया, और जो इसके ऊपर वाले एरिया में उन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाएगा। अच्छा, जो शीतोष्ण घास का पहला मैदान हम पढ़ेंगे प्रेरी। देखिए, प्रेरी का मतलब होता है प्रियाटा, और देखिए प्रियाटा का अर्थ होता है शार्दुल। शार्दुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रीन, हरा भरा, समझ गए। इस वाले शब्द का शार्दुल का मतलब होता है ग्रीन, हरा भरा, समझ गए जी। चलिए, तो ये वाले घास के मैदान पाए कहाँ जाएंगे, उत्तरी अमेरिका में। तो अब ये बहुत अच्छा मौका है कि आप उत्तरी अमेरिका के मैप को रिवाइज़ कर लें। ठीक है, इसी बहाने आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और आपको 10 ही मिनट उसको शायद लगेंगे रिवीजन करने में। आप रिवाइज़ करेंगे, जब मैप वाले जो वीडियोज़ हैं उनको देखेंगे, तो पहली जो क्लास है वो इसी की है, नॉर्थ अमेरिका की। आप उसको अब देखिए 1.5 की स्पीड पे करके देखिए। मैंने आपको बताया था ना स्पीड कहाँ से बढ़ानी होती है। जैसे मान लीजिए ये यूट्यूब का एक वो खुल के आई, स्क्रीन खुल के आई है यूट्यूब की, तो आप जब इधर जाएंगे तो यहाँ पे 3 बिंदु होंगे ऊपर की तरफ, छोटे छोटे। यहाँ पे जब आप इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ऐसे खुल के आ जाएगा। उसमें कई सारी चीज़ें होंगी, स्पीड होगा एक, तो एक क्वालिटी होगी वीडियो की। तो जो स्पीड है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो आपको स्पीड दिखा देगा, मंदी करने वाली भी और तेज़ करने वाली भी। तो आप तेज़ कर लीजिए, 1.5 पे पढ़िए आप इसको, है ना। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा, आप तेज़ी से रिवाइज़ भी कर पाएंगे, और आपका जो काम मैंने आपको करने को कहा है वो तेज़ी से आपका काम निपट जाएगा। समझ गए जी बात को, ये आपको कर लेना आज ही। देखिए, जिस दिन जो काम कहा जाए आप उसको उसी दिन निपटा लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें काम को कभी भी पेंडिंग नहीं करना चाहिए। हम जितना पेंडिंग काम को करते जाते हैं उतना ही हमारा मन चोर हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था ना कि मन तो हमारा चोर है, इसको काम करना पसंद नहीं है, इसे हमें काम में लगाना होता है। देखिए, हम मन को जैसा बनाना चाहेंगे ये वैसा ही बन जाता है। आप इसके गुलाम बने रहिए, ये आपको बनाए रखेगा, ये आपको नचाता रहेगा अपनी उंगलियों पे, ठीक। और अगर आपने इसको गुलाम बना लिया तो फिर आप इसको नचाइए जैसे आपका मन करे। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा मुश्किल क्या मतलब बहुत मुश्किल काम है कि मन पे जिसने कंट्रोल पा लिया वो इंसान दुनिया में कुछ कर गया, ठीक है। पर हो जाता है, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे जो बहुत कंट्रोल करके अपने मन को रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे रिजल्ट वो देते हैं, उन चीज़ों को करते हैं। देखिए, मन ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, आपने गौर फरमाया होगा, ये गलत चीज़ों की तरफ बड़ी जल्दी भगता है ना। मूवी दिखवा लो, पढ़ने को कौन मना करेगा, घूमवा लो कहेगा, इसे अच्छा लगता है, इसे अच्छा फील होगा। लड़ाई झगड़े में मन लगेगा इसका, आलतू फालतू के काम में, गंदी चीज़ों की तरफ बड़ा भगता है। अच्छी चीज़ आप करने को कहो तो मना करेगा, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपको तुरंत अजीब सा कर देगा, नेस्ती एकदम, आपको ऐसा हो जाएगा मन जैसे दुनिया में कोई बचा ही नहीं, ऐसी वाली हालत है ना। तो इसलिए मन को कंट्रोल करिए आप, ठीक। अगर आपको पता चल रहा है कि ये आपको दिक्कत कर रहा है और ये किसी ऐसे काम को करने से आपको मना कर रहा है जो आपके लिए ज़रूरी है, तो आप इसको इमीडिएटली रोकिए। और अगर आपने इसकी माननी शुरू कर दी ना, तो भाई साहब ये हुक्म चलाना शुरू कर देता है धीरे धीरे आप पे, और फिर आप धीरे धीरे देखते हैं कि आप मन के गुलाम हो जाते हैं। आप क्या, हर प्राणी की ये बात है, ठीक। चलिए, प्रेरी, आज उत्तरी अमेरिका का ये आपको मैप पढ़ लेना, प्रेरी वहीं पे ही है। ये उत्तरी अमेरिका है ना, जो अमेरिका है एक्चुअली, अमेरिका और जो कनाडा का बॉर्डर है, यहाँ पे ग्रेट लेक्स हैं, 5 लेक हैं, मैंने पढ़ाई थी, सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, इरी और ओंटारियो, ये वाली लेक है। यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन है यहाँ पे, और ये यहीं पे फैले हुए हैं इनके बॉर्डर के आसपास, ये है ना, ये चीज़ है। प्रेरी जो है वृक्ष रहित है, यहाँ पे वृक्ष नहीं है इनमें, है ना। ऐसा नहीं है अभी एक भी नहीं है लेकिन बहुत कम है, तो उनको ना के बराबर ही गिना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नदियाँ आती हैं वो कौन सी हैं, अमेरिका के प्रेरी में अपॉन मिसिसिपी की सहायक नदियाँ
तथा कनाडा के प्रेरी की अपवान सास्केचुआन। देखिए एक नदी बहती है यूएसए में जिसका नाम है मिसिसिपी, और इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी से ये एक तो यहाँ पे पानी मिलता है इस क्षेत्र में, और यहाँ कनाडा में एक बहती है नदी जिसका नाम है सास्केचुआन। उन दोनों नदियों की वजह से इस वाले एरिया में जो है वो पानी आता है। ठीक है, इसको घास का सागर भी कहा जाता है। और यहाँ की घास की ऊंचाई आप देख लीजिए कितनी है, 2 मीटर तक ऊंची घास है जी। यहाँ पे 2 मीटर तक ऊंची है। आपको सवाना वाली याद है क्या कि कितने मीटर ऊंची थी? मैंने वहाँ साड़ी का उदाहरण भी दिया था कि मैंने बताया था आपको कि साड़ी कितनी बड़ी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई नहीं लंबाई बताई थी मैंने, आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। चलिए, याद नहीं भी है तो अब आप उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, क्या मान लीजिए यह अमेरिका है, मान लीजिए इसको, मान लीजिए वैसे भी तो है भी ऐसा ही कुछ ऐसे करके ये फैला हुआ है। यहाँ पे कैरेबियन हो गया, कैरेबियन सी, और ये ज़्यादा घूम गया, रुके इसको छोटा थोड़ा करती हूँ, हटाती हूँ इसको यहाँ से। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये चिड़िया का सा पंजा सा बना हुआ है, जो क्या है, ये क्या है, फ्लोरिडा स्टेट है इनका, यहीं से इनके जो हैं वो छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट वेटेलाइट जो है यहाँ से छोड़े जाते हैं। चलिए इसको छोड़िए, ये मान लीजिए मैप बना दिया आपने, ये कैलिफोर्निया बना दिया मैंने, ये मैक्सिको बन गया यहाँ पे, और ये हमारा यूएसए, और इसके ऊपर में ये हमारा कनाडा ऐसे फैला हुआ है। ठीक, ये हमारा अमेरिका का नक्शा बन गया, नॉर्थ अमेरिका का। अब देखिए है क्या कि इधर वाले एरिया में फैले हुए हैं कौन से माउंटेन, रॉकी माउंटेन, यहाँ पे फैला हुआ है अपलेशियन माउंटेन, यहाँ पे है ग्रेट लेक्स। तो ये वाला एरिया ऐसे यहाँ बीच में फैला हुआ है जो प्रेरी का है। ठीक, ये लोकेशन बताने का मतलब इतना ही था सिर्फ। ठीक है, नदियाँ बता दी कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि इसको सींचती हैं। आप देख लीजिए इसका एरिया जो मैंने आपको बताया था, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला एरिया है इसका। यहाँ पे ये रॉकी पर्वत दिख रहा है, ये रॉकी पर्वत है ऐसे, यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन है, ये ग्रेट लेक्स आपको दिख ही रही हैं। ठीक है जी, प्रेरी के घास के मैदान में जो लोग रहते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहीं पे थे हमेशा से, वो हैं रेड इंडियन। उनको कहा जाता है रेड इंडियन, जो यहाँ के वास्तविक निवासी हैं। ठीक, और कौन कौन सी जनजाति यहाँ पे मिलती हैं, अपाची, क्रो, क्री, पौनी, ये जनजातियों के नाम हैं। जैसे रेड इंडियन है, ऐसी अपाची, क्रो, क्री, पौनी, ये भी नाम है, ये लोग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कौन है, वो रेड इंडियन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चिनूक। चिनूक एक हवा का नाम है, वो गर्म हवा है। एक्चुअली यहाँ पे जो है बर्फ़ जम जाती है, जब बर्फ़ तो ऑलमोस्ट रहती है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे एक हवा चलती है, और वो चलती है हवा इस रॉकी पर्वत से नीचे की तरफ चलती है। जब भी कोई हवा ऊपर जाती है तो वो ठंडी होती है, और जब भी कोई हवा नीचे की तरफ बह रही है, पहाड़ से नीचे की तरफ बहेगी तो गर्म होगी। अब क्या होगा कि गर्म हवा जब आएगी तो यहाँ पे तो भाई बर्फ़ है, गर्म हवा आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा, बर्फ़ पिघल जाती है। तो इसीलिए इस चिनूक हवा को कहा जाता है स्नो ईटर। पता नहीं इसमें ये बात लिखी है कि नहीं लिखी है। अच्छा चलिए, आप ऐसे जान लीजिए, इसमें ये बात लिखी नहीं है, इसको कहते हैं जी स्नो ईटर। स्नो ईटर, स्नो ईटर आप समझ गए होंगे क्या होता है। स्नो ईटर का मतलब होता है बर्फ़ को खाने वाली। बर्फ़ माने, स्नो माने बर्फ़ होता है, ईटर माने खाना वाला ईटर। तो इसको स्नो ईटर कहा जाता है क्योंकि इसके आने से जो बर्फ़ है वो क्या होती है, वो पिघल जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है तो बर्फ़ पिघल जाती है ऑब्वियसली। ठीक, चलिए जलवायु आप इसको याद रखेंगे कि गर्म हवा है। आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, अगर कोई हवा ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर उसका कम होगा, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा है जभी तो वो हल्की होकर ऊपर उठी है। ठीक, और ऊपर जाते जाते ठंडी हो जाती है क्योंकि ऊपर तो टेम्परेचर कम ही। अब यहाँ जब नीचे आती है तो क्या होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, याद रखिए इस बात को। तो जब भी कोई हवा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि किसी पहाड़ से नीचे की तरफ आ रही है, तो वो गर्म होगी, और जब पहाड़ पे ऊपर की तरफ जा रही है तो वो कैसी होगी, वो ठंडी होगी। आप इस चीज़ को याद रखिए। ठीक, चलिए अब देखिए, महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ये आपने देख ही लिया, महाद्वीप का मध्य है ये, मध्य मतलब बीच है, ये आपको समझ में आप ही गया होगा और याद भी रहेगा।
तो जलवायु कैसी होगी, महाद्वीपीय जलवायु होगी, क्योंकि बीच में है ना। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग कितना 20 डिग्री सेल्सियस होता है, गर्मी में होता है जी इतना तापमान। तो शीत ऋतु में कनाडा में एक जगह है जिसका नाम है विनिपेग, वहाँ का तापमान कितना हो जाता है -20 डिग्री सेल्सियस। जब ठंड पड़ती है तो यहाँ का तापमान -20 डिग्री। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, विनिपेग झील है ये, विनिपेग जगह है एक्चुअली, वहीं पे एक झील भी है तो उसको विनिपेग झील कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये है, ये लिख रही है, ये दिख रहा है आपको विनिपेग। ये जो विनिपेग है यहाँ का तापमान सर्दियों में तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, नॉर्मली भी कम ही रहता है, क्योंकि भाई देख लीजिए आप, ये 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल यहाँ से जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ का ठंडा तो रहेगा ही तापमान। लेकिन जब माइनस में चला जाएगा तो यहाँ पर बर्फ़ हो जाएगी, बर्फ़ हो जाएगी तो हवा चल जाएगी, हवा चल जाएगी तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ पिघलेगी, फिर वही वाली चीज़, फिर वही सब घूम घूम के आ जाती हैं चीज़ें। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ़ की मोटी चादर, पूरे बर्फ़ ही बर्फ़ सारे में है ना। तो अब ये मत सोचिए कि अमेरिका में या कनाडा में सारी चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ बहुत बुरा हाल भी होता है। टॉर्नाडो जब आता है वहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। और बर्फ़ जब जमती होगी तो क्या हालत होती होगी लोगों की। अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, इसीलिए घास का विकास हो जाता है, क्योंकि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र तो होते हैं जहाँ घास होती है। उत्तरी दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय हवा बहती है। आप याद रखिए चिनूक हवा है एक, आप इसको भूलेंगे नहीं। अच्छा अब ये देखिए, वनस्पति जात और प्राणी जाति यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। प्रेरी, एक तो पेड़ भी है, यहाँ पे पेड़ नहीं होते। जल तो उपलब्ध है ही, क्योंकि 5 यहाँ पे जो झीलें हैं वो हैं, सुपीरियर है, मिशिगन है, होरून है, इरी है, ओंटारियो, ये लेक हैं जो जिनके नाम मैं ले रही हूँ। ये वहाँ पे लेक हैं जो मैंने अभी अभी ये नाम लिए हैं सारे, ये 5 लेक हैं जो कि यहाँ आपको दिख भी रही होंगी। यहाँ पे ये है ना, ये वाली लेक, ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे पाए जाते हैं जी पेड़ किस किस के, सरपत, विलो का पेड़ जो होता है उससे बनाया जाता है बैट, और इसका बनाया हुआ बैट बहुत अच्छा बैट होता है। बैट नहीं होते, बैट बल्ला, वैस वाला बैट। ऑल्डर, पॉपुलर के पेड़ भी होते हैं यहाँ पे। यहाँ की बारिश लगभग इतने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लगभग होती है। बारिश को नापने का मैंने आपको बताया था, रेन, वो आप मुझे खुद बताइए कि उसको क्या कहते हैं, मैं नहीं बता रही उसका नाम क्या है, क्योंकि 6 क्लास में आ चुका है ऑलरेडी। चलिएगा 6 में आया कि 7th में आया, लेकिन आ चुका है पहले। यहाँ की मिट्टी कैसी, उपजाऊ है भाई, ऑब्वियस बात है उपजाऊ ही होगी, क्योंकि पहाड़ के नीचे की ज़मीन है ना, तो उपजाऊ ही होना है इसको, ठीक है। मुख्य फसल क्या है, मक्का है, लेकिन और दूसरी फसलें भी होती हैं। ये हैं अल्फा एक्चुअली घास का नाम है, और ये बड़ी पौष्टिक घास होती है। इस पौष्टिक घास को खिलाया जाता है किसको, जानवरों को खिलाते हैं, और उन्हें खिला कर मोटा करते हैं ताकि उनमें मांस जो है वो बढ़ जाए, और फिर मांस, क्योंकि वो मीट का बहुत बड़ा सप्लायर है। अमेरिका की एक सिटी है शिकागो से मांस की सप्लाई होती है पूरी दुनिया में। लोग सूअर भी पालते हैं वहाँ पे, और ये बाकी चीज़ें भी पालते हैं। और आपने जो पिगी बैंक देखा होगा मूवीज़ में, जो पिगी बैंक दिखाते हैं वो छोटा सा, वहाँ लोग पालते हैं सूअरों को। आप इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, ये सच्चाई है कि वो उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं और बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। इसीलिए वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ गुल्लक गोल होती है, उनके यहाँ गुल्लक गोल नहीं होती, वो सूअर होता है छोटा सा, बच्चा बना देते हैं उसको, जो स्वाइन होता है उसको बनाते हैं बड़ा प्यारा सा, उसी को कहा जाता है पिगी बैंक। आप देखते होंगे ऐड में दिखाते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं पिगी बैंक को, तो हमारे यहाँ कहीं नहीं देखा होगा आपने। कल्चर का आप देख रहे हैं कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है, वनस्पति का कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है ना। और जलवायु का तो आप पूछिए मत, पूरी जलवायु तो सारी चीज़ों को अफेक्ट कर देती है, और इतना ज़्यादा अफेक्ट कर देती है कि उसी के हिसाब से सारी चीज़ें फिर हमारी मोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। घास छोटी और कैसी होती है, नुकीली होती है। मवेशी पाले जाते हैं, मैंने आपको बताया। और ये जो है, जो मैंने आपको ये बात बताई, ये शिकागो है एक्चुअली, वो यही है, मिशिगन के पास में ही है शिकागो। मिशिगन लेक है और उसके पास में ही शिकागो है, ठीक है, इसी एरिया में जो लेक है मिशिगन। जो बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जिनमें जानवर पाले जाते हैं, उनको कहते हैं रेंच। और उनकी जो देखभाल करने के लिए जब हमारे यहाँ रख लेते हैं ना, नौकर रख लेते हैं किसी को, उसको कहते हैं काउबॉय। वो काउबॉय। बाइसन, ये अमेरिकी भैंस कह लो इसको आप, ये बड़ा महत्वपूर्ण पशु है उनका, बाइसन दिख रहा है आपको।
यहाँ देखिए कंबाइन दिख रहा है ना, कंबाइन एक ऐसी मशीन है जो बुआई भी करती है, जुताई भी करती है, और थ्रेसिंग का मतलब होता है जो दाने निकाल देती है अलग। यानी कि जैसे आप एक, शायद आप जानते भी होंगे, थ्रेसर मशीन होती है। थ्रेसिंग मशीन क्या है, जैसे आपने गेहूँ उसमें डाला, गेहूँ की पूरी पुली जो पुआल होता है वो पूरा का पूरा डाल दिया आपने, तो क्या करता है, भूसे को अलग कर देता है और नाज को अलग कर देता है, वही थ्रेसिंग होता है, उसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसका बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रही है, हंटिंग हो रही है, शिकार हो रहा है, तो इस वजह से ये अब जो है लुप्त होने के कगार पे आ गई है, तो इसको सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। और यहाँ ये पाए जाते हैं खरगोश, कायोट, गोफर, प्रेरी कुत्ता, ये सब मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ के लोग देख लीजिए, यहाँ के लोग कैसे हैं, बहुत परिश्रमी लोग हैं भाई, परिश्रमी तो होंगे ही, जो अपने आप सारा कुछ करता है आदमी अपने जीवन में। आप देखिएगा, जिस आदमी को बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं ना, कि माँ बाप ने बहुत पैसा वैसा छोड़ दिया, घर वर भी सारी चीज़ें ऑलरेडी बना के दे दी सब कुछ, तो वो बहुत मेहनती आदमी नहीं होगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत मेहनत वो भी करते हैं, उनके पास ऑलरेडी भले ही कितना हो लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं। ज़्यादातर लोगों की संख्या ऐसी होती है कि अगर उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है तो वो मेहनत नहीं करना चाहते। अमेरिकी कैसे हैं, ये इनका जो जन्म ही ऐसे हुआ है कि एक बहुत कामी और मेहनती आदमी, इन्होंने खुद ही बनाया है ज़मीन को। अमेरिका को जो बनाया है खुद ही डेवलप किया है उन्होंने। चलिए, अब कभी आएगा हिस्ट्री में आगे आएगा तो आपको पता चलेगा कि अमेरिकन्स ऐसे क्यों हैं, वो इतना काम क्यों कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, और हम लोग इतना हम काम क्यों नहीं करते, हम कामचोर क्यों हैं। इतिहास का, भूगोल का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, आदमी के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रकृति के विपुल भंडार यहाँ पे हैं भाई, पानी यहाँ अवेलेबल है, वहाँ पे अपलेशन माउंटेन है, वहीं पे और कोयला भी मिल जाता है, अपलेशन में कोयला है वहाँ पे, और जो क्या बोलते हैं उनको, जो ग्रेट लेक्स हैं उनसे बिजली की भी आपूर्ति हो जाती है। और मैंने आपको बताया यहाँ अपलेशन है, यहाँ पे 5 लेक्स हैं, यहाँ पे क्या है, ये रॉकी माउंटेन है, तो यहाँ पे वाटरफॉल्स है ना, ये लोग बिजली भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ कोयला भी मिल रहा है, उद्योग धंधे में प्रेरी भी है, सारा कुछ यहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है इनका, बहुत अच्छा, बहुत कमाई का बहुत बढ़िया क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, और उपजाऊ है तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्रेरी को कहा जाता है विश्व का धान्यागार कहा जाता है। ठीक है जी, ठीक। डेयरी क्षेत्र भी है, ग्रेट लेक्स के पूर्व में डेयरी का भी यहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि लोग पशुपालन करते हैं, क्योंकि शिकागो से वहाँ पे मीट जो होता है ना, मांस प्रसंस्करण, जो मीट प्रोसेसिंग होती है वहीं से पैक हो के और पूरी दुनिया भर में सप्लाई होता है। ठीक है, ये यहाँ पे चलता है। अटलांटिक का तट आपको पता चल गया होगा कहाँ की मैं बात कर रही हूँ। अब देखिए, कोयला और लोहा वहाँ मिल ही जाते हैं, जो मैंने आपको बताया ये अपलेशन माउंटेन है। ये चीज़ें अभी आपको सिर्फ इतनी ही पढ़नी है जितनी ये लिखी हैं, इससे आगे की डिटेल जो है वो बाद में आएगी। अमेरिका यूएसए के प्रेरी के जो प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से, देखिए मैं बता ही रही थी, शिकागो आ गया यहाँ पे, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास, डेनेवर, और कनाडा के प्रेरी के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, एडमॉन्टन, सैस्काटून, कैलगरी, विनिपेग। ये आपको सिर्फ ऐसे देख लेना है, इनको रटने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे नहीं जाएंगे। सिर्फ ज्ञान के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई कहे शिकागो कहाँ है तो आपको एकदम समझ आ जाना चाहिए कि शिकागो उधर है। ठीक है, शिकागो इम्पॉर्टेंट वाला है, डेनेवर भी इम्पॉर्टेंट वाला है। इम्पॉर्टेंट मतलब जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, जिसका कि आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इससे आगे वाला जो है, जो वेल्ड है, उसको अपन लोग कल पढ़ेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर और आप लोग बोर हो जाएंगे, इसको आप पढ़ नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, चलिएगा, अपना ध्यान रखिए।